हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं सीटी 10 टेट स्पेशल की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ अभी व्याकरण का एक सीरीज चल रहा है जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक हर एक पॉइंट को इजली तरीके से समझाया जा रहा है। आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास, छोटे से लेकर बड़े से बड़े क्लास में, ये व्याकरण की एक सीरीज है। अच्छे से इसका नोट्स तैयार कर लें, अच्छे से इसको तैयारी कर लें, तो आपको लाइफ में कभी व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो आप सीटेड से हो या किसी भी क्लास से हो, सबके लिए सेम है ये। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 8 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह जितने भी होते हैं यानी 20 ठो विराम चिन्ह होते हैं और 20 के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। उसका क्या क्या यूज है, इन सारे चीजों के बारे में थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है और वीडियो की तरह छोटा नहीं होने वाला है ये। जैसे कि यथा यथा मतलब होता है जैसे, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्हों का हम प्रयोग, इन सारे चिन्हों का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और आप चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। और पीछे वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक सारे वीडियो को देखें तो और अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो पहला ही है वो है विराम चिन्ह, क्योंकि हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह होता क्या है, आइए पहले उसको जान लेते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव। जैसे आप लोग होता है ना, एक आप लोग साइंस पढ़ते होंगे 9th क्लास में, तो उसमें एक होता है गति और एक होता है विराम। गति मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, और विराम मतलब होता है स्थिर रहना, रुक जाना। तो विराम का अर्थ होता है ठहराव, लेना या रुकना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने, उतार चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे ही विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ें, हिंदी पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो बीच बीच में कुछ ऐसे चीज आते हैं जो हमें रुकने के लिए मतलब मजबूर करते हैं, रुकना भी चाहिए। और हमारे आवाज में कभी मतलब उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, कभी हम तेजी से बोलते हैं, कभी धीरे से बोलते हैं। उन्हीं सब बिंदुओं के चलते अब वो क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूर्ण विराम, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर, इसको कहते हैं कॉमा। ये सभी विराम चिन्ह है, कॉमा है, पूर्ण विराम है, ये सभी क्या करते हैं, हमें रोकने का काम करते हैं, हमें जगह जगह पे रुक करके फिर से बोलने के लिए काम करते हैं। तो वही कह रहा है कि लेखन को, यानी कि जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक के फिर चलते रहना, अभी नहीं कि रुक के बैठे नहीं रहना है, चलते रहना है। वाक्य द्वारा का अर्थ स्पष्ट करने, उतार चढ़ाव और ठहराव को दर्शाने के लिए आवश्यक होते हैं मतलब यहाँ पे रुका गया है थोड़ा सा। तो ये सब क्या है जी, विराम चिन्ह है। अब आइए जानते हैं एक एक विराम चिन्ह के बारे में और उसका यूज क्या है, उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के मध्य या अंत में किया जाता है। मतलब स्टार्टिंग में विराम चिन्ह कभी नहीं लगता है, या तो बीच में लगेगा या अंत में लगेगा, ठीक है ना। जैसे देख रहे हैं बीच में कॉमा लग रहा है और लास्ट में जहाँ पे वाक्य खत्म होता है वहाँ पे पूर्ण विराम लगता है। हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। मतलब कामता प्रसाद जी गुरु जी हैं, वो बताते हैं कि हिंदी व्याकरण में जो विराम चिन्ह है वो उनकी संख्या जो टोटल 20 है। कामता प्रसाद गुरु पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वो मानते हैं कि पूर्ण विराम को छोड़कर जितने भी विराम चिन्ह लिए गए वो सभी अंग्रेजी से लिए गए हैं। एक पूर्ण विराम ये जो हिंदी का अपना स्पेशल है। अब है विराम चिन्हों के प्रकार या भेद, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है पूर्ण विराम। देख लीजिए, ये लाइनिंग अगर ऐसे खींचा रहता है तो ये पूर्ण विराम होता है। किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है। मतलब पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पे होता है, जहाँ पे वाक्य समाप्त होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगाया, इसका अर्थ है कि ये वाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अब इसके इसमें कुछ नहीं है, फिर इसके बाद वाले वाक्य में कुछ है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक, विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। मतलब अब यहाँ पे देखिए दो शब्द, एक है प्रश्न सूचक और एक है विस्मयादि सूचक। ये दोनों क्या होता है, प्रश्न सूचक अर्थ होता है क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अंत में आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना होता है, आपको वहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है। समझ रहे हैं ना बात को। एक होता है विस्मयादि सूचक, जिससे मतलब दुख, हर्ष, खुशी, ये सारा चीज जाहिर किया जाता है। जैसे कहा जाए हे राम,
वह मर गया। तो हे राम, यहाँ पे हे राम के बाद आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाना है, समझ रहे हैं ना। वहां पे आपको कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगाना है। तो याद रखेंगे पूर्ण विराम प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, श्याम ने खाना खा लिया है, यहाँ पे पूर्ण विराम है। वह कल आएगा, पूर्ण विराम है। तुम घर चले जाओ, पूर्ण विराम है। समझ गए बात को। तो जहां पे वाक्य खत्म होता है वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा दूसरा अर्ध विराम। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अर्ध विराम है, ऊपर एक पॉइंट है और नीचे एक कॉमा के जैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो, मतलब पूरा पूरा नहीं रुकना है, हल्का सा विराम लेना हो, पर वाक्य को खत्म न किया जाए। ये नहीं कि वाक्य खत्म हो रहा है, हल्का सा रुक करके फिर बढ़ा जा रहा है, तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या कहा जाए कि पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो, मतलब पूरा पूरा विराम न लेना हो, थोड़ा सा विराम लेना हो। और अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा विराम, अल्प विराम मतलब ये आपको कॉमा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा विराम रुकना हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि विराम आपका हो गया, समझिएगा यहाँ पे, आपका ये हो गया विराम, ये हो गया आपका अल्प विराम। इससे कम हो और इससे अधिक हो तो आपको क्या करना है कि ये लगा देना है आपको अल्प विराम। समझ रहे हैं बात को, इससे कम हो और इससे ज्यादा हो। जैसे राम तो अच्छा लड़का है, देख लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है अल्प विराम, किंतु उसकी संगीत कुछ ठीक नहीं है। मतलब वाक्य यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ वाक्य यहाँ तक गया, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, यहाँ पे वाक्य खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये चिन्ह आप लोग देख रहे हैं वो अल्प विराम है। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वहीं आस्तीन का सांप निकला। देख लीजिए, वाक्य यहाँ पे खत्म हो रहा है लेकिन यहाँ पे रुक रहा है थोड़ा सा, तो वो आपका अल्प विराम है। तो समझ गए अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होगा, बीच में जहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना हो और फिर आगे वाक्य को लेके जाना हो। अब होता है अल्प विराम, जिसको हम लोग कॉमा कहते हैं। जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम लेना हो तो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे समझेंगे कि जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से करने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज्यादा, अर्ध विराम से ज्यादा बोलना हो लेकिन पूर्ण विराम से कम हो, तो उस टाइम में आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, श्याम कॉमा लग गया, जरा इधर आना। श्याम कह के सीधे नहीं बोला श्याम जरा इधर आना, ऐसे हो श्याम जरा इधर आना, मतलब थोड़ा सा आप रुक रहे हो वहां पे। हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा, देख रहे हैं, तो इसका यहाँ पे यूज होगा। चौथा है, उससे पहले थोड़ा सा इसमें नोट है, इसको समझ लेते हैं। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। पहला, अंकों को लिखते समय, जैसे आप देख लीजिए कोई भी अंक लिखा रहता है तो 1 कमा 2 कमा 3 कमा 4 कमा 5 कमा ऐसे ही करके सब लिखा रहता है, तो यहाँ इसको हम लोग कहेंगे अल्प विराम। हाँ और नहीं के बाद नहीं कॉमा लगा के यह काम नहीं हो पाएगा, हाँ भी रहता है तो वहां पे भी कॉमा लगा दिया जाता है। तीसरा है, एक ही प्रकार के शब्द के प्रयोग या एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर भाग भाग शेर आया, नहीं होता है कि भाग भाग शेर आया, तो यानी कि दो शब्द एक ही जैसे हैं तो उनके बीच में आपको क्या लगा देना है, कॉमा लगा देना है। चौथा है, तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद, जैसे 23 जनवरी कॉमा, अब आपको सन लिखना है, 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे इन्हें कि डायरेक्ट पूरा मत लिखिए, वो अच्छा नहीं होगा, मतलब गलत हो जाएगा अगर व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो समझ गए होंगे कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है। अब आता है आपका प्रश्न चिन्ह, जो अभी उसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपका पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। चौथा है हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न, जिसको हम सवाल भी बोलते हैं, कि पूछे जाने की भाव की अनुभूति हो वहां वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जिससे ये पता चले कि कोई प्रश्न किया जा रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे तुम तो यहाँ के नहीं लगते, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह तो तुम्हारा घर नहीं है, मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे,
तो ये सारे प्रश्न अगर किए जाएं जिससे आपको लगे कि प्रश्न हमसे किया जा रहा है, तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। प्रायः प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है, वहां के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब ज्यादातर ये इसी रूप में आते हैं, क्या होगा, कहाँ होगा, क्यों, कब, कैसे, ये सही रहता है ज्यादातर। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या आ गया तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ गया तो क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ क्यों आए हो, फिर इसमें क्यों है तो क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तुम दिल्ली से कब आए। तो ये आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, अगर ऐसे शब्द आपको दिखाई देते हैं तो उसके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। पांचवा है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो अभी आप लोगों को बताया मैंने ऊपर कि प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक में ही मतलब आपका पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये चिन्ह देख लीजिएगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह भी इसको कहते हैं, एक लाइन खींच के नीचे डॉट लग जाता है। विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, आश्चर्य समझते हैं ना, मतलब ऐसा चीज जिसको चीज आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, वैसा चीज जो आप नहीं सोचा अचानक वो काम हो गया। घृणा हो गया मतलब किसी से जलन करना, किसी से देखकर मतलब मन में गलत भावना आना। शोक यानी दुख, हर्ष मतलब खुशी, आदि भावों का बोध कराने के लिए किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्दों जैसे ओह, उसके बाद ये लग जाएगा छी, अरे, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश के अंत में आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्द अगर आपको वाक्य में मिलते हैं तो उन्हीं शब्दों के बाद में तुरंत विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, वाह क्या सुहावना मौसम है, वाह क्या आलीशान घर है, अरे तुम यहाँ, ओह यह तो उसके साथ बुरा हुआ, छी कितनी गंदगी है यहाँ, अच्छा ऐसा कहा उस पाखंडी व्यक्ति ने तुमसे, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हे भगवान ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। तो देख लीजिए ये जो सारे शब्द यहाँ पे वाह, अरे, ओह, छी, अच्छा, शाबाश, हे भगवान, ये सारे शब्दों के बाद आपको क्या करना है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है, क्योंकि इन शब्दों से हमें हर्ष, खुशी, आश्चर्य की भावना का पता चल रहा है। तो इसको केवल विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं, आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है। 6 नंबर है निर्देशक चिन्ह, या इसको हम लोग अंग्रेजी में डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैश। एक होता है ना कि ऐसे डैश देते हैं बीच में, या इसको संयोजक चिन्ह भी कहते हैं या समासिक चिन्ह। तो नाम इसका याद रखेंगे, निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह, और अंग्रेजी में इसको डैश बोलते हैं। तो निर्देशक चिन्ह जिसे संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहा जाता है, कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको रेखा चिन्ह भी कहा जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित दशा में किया जाता है। सबसे पहले किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए, मान लीजिए कोई, जैसे कोई व्यक्ति को इस बात को कहा, तो उसने क्या कहा, तो पहले आप उस व्यक्ति का बारे में लिख देंगे जो कह रहा है, और फिर उसमें डैश लगा करके तब वो जो बात बोला उस बात को लिखा है। तो जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा, अब प्रधानाध्यापक कहते हैं, इसके बाद आपको डैश लगा देना है, कल विद्यालय में अवकाश है, मतलब कल विद्यालय में छुट्टी है, अवकाश मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डैश लगाया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब ये किसने कहा, तो डैश लगा के सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, कि इस बात को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो इन जगहों पे डैश का प्रयोग होता है। फिर से दूसरा है कि किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, मान लीजिए एक ही शब्द है और 2 बार एक साथ आ गया, अर्थात एक ही शब्द के 2 बार लिखे जाने पर उनके मध्य यानी बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दो दो हाथ हो जाए, तो 2 आ 2, तो बीच में आपको जरूर यहाँ पे डैश लगा देना चाहिए। 100 कोस तक पानी का नामो निशान नहीं था, यहाँ पे 100 कर दीजिएगा, 100 कोस तक पानी का नामो निशान नहीं था, तो इसमें भी डैश लगाना है। कभी कभी मैं ख्यालों में खो सा जाता हूँ, तो यहाँ पे कभी कभी 2 बार आया है, तो यहाँ पे आप बीच में डैश लगा देंगे। समझ रहे हैं बात को? फिर है तीसरा, युग्म शब्दों के मध्य, मतलब जब एक जैसे शब्द हो तो उनके बीच में, युग्म शब्द का अर्थ होता है ना, मतलब एक दूसरे का उल्टा, मतलब एक साथ रहने वाला शब्द। जैसे खेल में तो हार जीत लगी ही रहती है, एक हार है और एक जीत है, ये युग्म शब्द है, जोड़े वाले शब्द है, तो इनके बीच डैश लगा दीजिए। कुछ खाया पिया करो बहुत कमजोर हो गए हो, तो खाया और पिया के बीच में डैश लगा दीजिए। समझ गए? फिर होता है यूज 4 नंबर है
तुलनावाचक सा सी से के पहले, जैसे झील सी आंखें, यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि तुम्हारी आंखें जो हैं वो झील सी है, तो सी के और झील के बीच में डैश लग गया। सागर सा हृदय, यानी तुम्हारा जो हृदय है वो समुद्र से भी बड़ा है, एकदम मतलब बहुत बड़ा हृदय है तुम्हारा। चीते सी गति, और तुम्हारी गति जो है चीते के समान है, फुर्तीले हो तुम। तो यहाँ पे सी सा सी ऐसे अगर आपको दिखाई देता है और तुलना किया जाए तो वहां पे भी आप डैश का प्रयोग करेंगे। फिर है कोष्ठक, 7 नंबर क्या है, कोष्ठक। अब देखिए कोष्ठ 3 होते हैं, एक छोटा होता है, एक मझौला होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। ये छोटा कोष्ठ है, ये बड़ा कोष्ठ है और ये मझौला कोष्ठ है। कोष्ठक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य किया जाता है। को लघु कोष्ठक, ये जो छोटा वाला देख रहे हैं ना, इसको छोटा कोष्ठ बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में लघु कोष्ठक। इसको कहते हैं मझिला कोष्ठक, इसको कहते हैं दीर्घ कोष्ठक। मतलब ये छोटा है, ये मझिला है और ये बड़ा है, ठीक है। तो बड़े वाले को दीर्घ कोष्ठक और छोटे वाले को लघु कोष्ठक। हिंदी साहित्य लेखन में लघु कोष्ठक का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी में हम लोग किस कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, तो ये लघु का ही। लेकिन मैथ में जाएंगे तो ये आपका तीनों यूज होना शुरू हो जाता है। इनका उपयोग हमेशा जोड़ी में ही होता है, मतलब देख लीजिए 1 2 दो ठो कोष्ठ है, कभी भी अकेले नहीं आएगा, आएगा तो दोनों आएगा। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन, दशानन को क्या कहता है, रावण। यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है किसके लिए, दशानन के लिए, कि दशानन रावण को कहा जाता है, कि पुतले का दहन किया जाता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इससे क्या पता चलता है कि ये जो बात कही जा रही है सामने वाले के बगल वाले के बारे में कही जा रही है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। तो ऐसे जगह पे एग्जाम्पल देने के लिए आप कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। और हिंदी में याद रखेंगे हमेशा लघु कोष्ठक छोटे कोष्ठ का ही प्रयोग होता है, मझले कोष्ठ बड़े कोष्ठ का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर है 8 नंबर अवतरण चिन्ह। देख लीजिए ऊपर, एक इधर से एक कॉमा लगा, एक इधर से, और ये सिंगल सिंगल भी होता है, डबल डबल भी होता है, ठीक है ना। तो इसको अवतरण चिन्ह कहते हैं या उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। मोबाइल वोबाइल आप चलाते हैं नहीं, सब उसमें दिया रहता है, चाहे आप लैपटॉप यूज करेंगे तो उसमें सब कीबोर्ड में रहता है, देखिएगा। किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब उसको घेर देने से पता चलता है कि ये जो है इस वाक्य में एक स्पेशल शब्द है, मतलब उसको हर कोई ध्यान से देखता है कि क्यों घेरा गया है। जैसे गोदान, अब गोदान जो है स्पेशल है, इसमें को मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। मतलब मुंशी प्रेमचंद्र ने अपना सबसे अंतिम जो उपन्यास लिखा था उसका नाम था गोदान। तो स्पेशल है गोदान इस वाक्य में, इसलिए इसको क्या किया गया, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह से घेर दिया गया। हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है, तो यहाँ महाभारत स्पेशल है तो इसको कोष्ठ में डाल दिया गया है। समझ रहे हैं बात को। तो इन सारे चीजों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए। फिर ये तो हो गया सिंगल वाला। अब डबल वाला का यूज कहाँ किया जाता है, क्योंकि सिंगल और डबल दोनों होता है ना। तो देखिए डबल के लिए किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई बात किसी ने कह दिया, उसी बात को आपको लिखना है, तो वहां पे डबल वो ऊपर से अवतरण चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, अब थोड़ा सा भी इसमें आपको चेंज नहीं करना है, जो उन्होंने कहा वही बात लिखना है। मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं ये। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डबल लग रहा है ना, डबल अवतरण चिन्ह है। समझ रहे हैं बात को, तो समझ गए हैं। चलिए 9 नंबर उप विराम या पूर्ण विराम इसको कहेंगे। उप विराम या पूर्ण विराम विसर्ग के जैसा होता है, 2 पॉइंट लगा दिया जाता है जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो, मतलब तो वहां पे उप विराम या पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, तो विज्ञान को अलग रखना है। अब विज्ञान वरदान या अभिशाप, आप लोग देखिएगा लिखा रहता है कृषि, इसके उप विराम लगा के उसके बारे में कुछ लिख दिया जाएगा। उदाहरण ये लगा दिया राम घर जाता है, ऐसा प्रयोग हम लोग करते हैं, तो ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग कहाँ करना है। फिर है 10 नंबर विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह, विवरण चिन्ह। मतलब किसी चीज के बारे में आपको ये इसका चिन्ह तो हम बराबर यूज करवाते हैं क्लास में, कि मतलब बोलते हैं कि चलिए जैसे लिखना है कि गति का परिभाषा, तो गति लिख के इसको बोलते हैं ना कि तीर का निशान दीजिए, तीर नहीं है, इसको विवरण चिन्ह क्या बोलेंगे, विवरण चिन्ह लगाइए। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में
जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। मतलब किसी के बारे में वर्णन करना हो ना, तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें, इसको लगा के फिर नीचे आप सारे नियमों को लिखते हैं। भारत में आम की कई किस्में पाई जाती है, जिनमें से कुछ निम्न है। इसको लगा दीजिए, पीछे नीचे आप लिखेंगे कि आम कितने प्रकार के, उन सारी चीजों के नीचे आप वर्णन करेंगे। अब आता है 11 नंबर हमारा, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये चिन्ह तो आप लोग मैथ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे गए किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए करते हैं, मतलब मेहनत ना करना पड़े। जैसे क्रम संख्या, दानकर्ता का नाम, दान राशि। जैसे कि राम ने दिया 100 रुपया और श्याम ने भी दिया 100 रुपया, तो अब 100 रुपया आप ना लिखेंगे, डायरेक्ट ये चिन्ह लगा देंगे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो इससे ये पता चल जाएगा कि राम ने भी 100 रुपया दिया, श्याम ने भी 100 रुपया दिया, प्रकाश ने भी कितना दिया, 100 रुपया। मतलब ये चिन्ह बताता है ऊपर वाले अंक के बारे में कि इसी को लिखा गया है, मतलब इससे मेहनत कम लगता है, जल्दी हो जाता है। आकाश 50 रुपया, अब आकाश 50 रुपये दे रहे तो मत लगा दीजिए, नहीं तो वो 100 रुपया हो जाएगा। अब फिर इसके बाद कोई 50-50 रुपये देगा, तो उसके नीचे केवल अपना नाम लिख दीजिए कि कौन कौन दिया है। आप 50 के नीचे ये पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते चलिए। तो समझ में आ गया होगा। देखिए सारे चिन्ह का यूज आप लोग लाइफ में करते हैं, बस उसका नाम आप लोग नहीं जानते हैं किसका क्या नाम है। बस ज्यादातर लोग केवल कॉमा जानते हैं, फुल स्टॉप और पूर्ण विराम, इतना ही लगभग लोग जानते हैं। बाकी बहुत कम लोग ही सारी चीज को जानते हैं। अब आ गया लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को देखिए, डॉक्टर लिख के इसको चिन्ह बिंदु लगा देते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर। अब डॉक्टर पूरा नहीं लिखना पड़ता है, सीधे काम चल जाता है इसी से। प्रोफेसर, तो प्रो लिख के लगा दीजिए लाघव चिन्ह, प्रोफेसर हो गया। उत्तर प्रदेश को उ लाघव चिन्ह, प्र लाघव चिन्ह, उत्तर प्रदेश। उसी तरह म लाघव चिन्ह, प्र मध्य प्रदेश। बिहार का वी लाघव चिन्ह, बिहार। मतलब इसे पता चल जाता है कि इसके बाद क्या लिखना है। तो ये लाघव चिन्ह होता है। सब याद कर लीजिए किसका नाम क्या है, मतलब एक व्याकरण का शुद्ध रूप से आप यूज करेंगे। फिर है लोप चिन्ह। क्या है, लोप चिन्ह। ये देखिए डॉट डॉट प्लस प्लस करके ऐसे करके, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह यानी डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं टिकट ले आऊंगा पर डॉट डॉट मैं साथ नहीं चलूंगा, मतलब इसमें आपको गैपिंग देना है तो आप डॉट डॉट का प्रयोग कर सकते हैं, इसको लोप चिन्ह बोलते हैं। 14 नंबर है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ध्यान से देख लीजिए, इसको ओम के जैसा बना हुआ है। जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, मतलब किसी शब्द को बोलना है और अन्य शब्दों की अपेक्षा उसमें ज्यादा समय लगता है उस चीज को बोलने में, तो वहां दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंद में दीर्घ मात्रा का, की, कु, के, कै, को, कौ और लघु मात्रा क, की, कु, क को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखत भृगुपति वेसु कराला, देखत भृगुपति वेसु कराला। 15 नंबर है हंसपद या त्रुटि बोध चिन्ह। हंसपद या त्रुटि बोध चिन्ह देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में कैप बोलते हैं, इसको कैप। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लिखा जाए राम कल जाएगा, तब तक पता चला जाए यहाँ पे तो दिल्ली लिखना था, दिल्ली छूट गया, तो आप ऊपर दिल्ली लिख के इस चिन्ह को लगा देंगे, तो इसका पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो राम कल दिल्ली जाएगा। ठीक है ना, इसको कहते हैं हंसपद या त्रुटि बोध चिन्ह, मतलब जहाँ पे गलती हो जाए उसी का यूज करते हैं। 16 नंबर है तुल्यता सूचक चिन्ह, यानी कि बराबर, सिंपल भाषा में इक्वल बोलते हैं, बराबर। किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुलना को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशिक्षित बराबर अनपढ़, मतलब दोनों बराबर है, 4 और 4 मिलकर के 8, अ बराबर ब, ये सब तुलना किया जाता है इस चिन्ह के द्वारा। फिर है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का उपयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक समाप्त हो चुकी है। नहीं होता है कि हम लोग जब कोई वाक्य मतलब चैप्टर खत्म करते हैं तो ऐसे करते हैं, अपने एक डिजाइन बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके मतलब पूरा खींच देते हैं कि हाँ चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, तो समाप्ति सूचक चिन्ह है। उसी तरह ये टीका सूचक है और ये पाद बिंदु है। तो इस तरह नॉर्मली हमारे 19-20 ये चिन्ह है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।
तब तक के लिए नमस्कार।